हिंदी साहित्य। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखलाओं में हिंदी कवि श्रृंखला को। तो ये हिंदी कवि श्रृंखला का छठवां भाग है जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसमें हमारे बीच चर्चा का विषय रहेंगे मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदी साहित्य के ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी एक महान सितारा बनकर उभरे। द्विवेदी जी के प्रसाद के रूप में, द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसाद के रूप में उभरे मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में भारत भारती नामक एक रचना का सृजन करके, एक भारत भारती नामक रचना रच के स्वयं को राष्ट्र कवि के रूप में अभिभूत किया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हमारे ही करीब चिरगांव में पैदा हुए थे और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 50 से भी ज़्यादा रचनाएं की। यशोधरा हुआ या आप जयद्रथ वध देख लीजिए, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचनाएं हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से नारी की महत्ता का वर्णन किया है और साथ ही साथ एक वधू का वर्णन किया है। वहाँ उन्होंने यशोधरा नामक एक महाकाव्य लिखकर गौतम बुद्ध की जो पत्नी गोपा, जिसे यशोधरा कहा गया है और कहा जाता है, तो उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन, उसकी विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन रे मन आज परीक्षा तेरी के माध्यम से उन्होंने किया है। और उर्मिला और लक्ष्मण के विरह का वर्णन, फिर उनके मिलन का वर्णन, इतने वर्षों के संताप का वर्णन, ये सब उन्होंने अपने अलग अलग महाकाव्यों के माध्यम से बताया है। और गुरुकुल नामक रचना के माध्यम से उन्होंने सिखों के गुरुओं के बारे में और काबा और करबला के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में बताया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनमें सर्वधर्म समभाव की भावना बहुत कूट कूट कर भरी थी। तो गांधीवादी सृजन या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनमें ये गुण स्वतः ही उत्पन्न हो गए। और फिर आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जहाँ पर शब्द आता है वहाँ पर सभी संस्कृतियों के सम्मिश्रण की बात होती है, किसी एक संस्कृति की बात हरगिज नहीं हो सकती। तो भारतीय संस्कृति में सभी तत्व विद्यमान हैं। हम इतिहास उठाकर देखते हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, और विश्व इतिहास भी देखते हैं। तमाम देशों में सिर्फ भारत की भूमि ही ऐसी रही है जिसने सभी संस्कृतियों को अपनी यहाँ जगह दी है। तो इसी को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सृजन का माध्यम बनाया। तो हम लोग उनकी आज एक रचना पढ़ने जा रहे हैं, रे मन आज परीक्षा तेरी। ये रचना उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य यशोधरा में वर्णित है कि उन्होंने कैसे यशोधरा के विरह का वर्णन किया है कि जब वो गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़कर, अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर रात को निकल जाते हैं, तो फिर कई वर्षों के बाद वो जब बुद्ध बनकर लौटते हैं तो उनके यशोधरा के जो महल है उससे कुछ ही दूरी पर वो अपना निवास बनाते हैं रुकने के लिए, या क़याम करते हैं रुकने के लिए। फिर जो यशोधरा हैं वो वहाँ सोचती हैं जाने के लिए कि हे मन आज तेरी परीक्षा है, तेरे प्रिय तेरे ही पास आए हैं। तो मैं उन पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर मैं उनका अर्थ भी स्पष्ट करूँगा कि रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अब तक तेरा निग्रह था, अब तक जो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था, लोभ न था जब लाभ न था, सुन अब स्वागत भेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यदि बे चल आए हैं इतना
तो दो पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निह श्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यही रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। अर्थात इसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के उस स्थिति का वर्णन किया है कि जिसमें यशोधरा सोच रही हैं कि हमारे प्रिय गौतम बुद्ध कुछ ही दूरी पर रुके हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जाऊं या नहीं। तो वो कहते हैं, तो उनका जो आत्मा अनुशासन है इतने वर्षों का, वह उन्हें आवाज़ देकर कहता है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है और तेरे ही प्रिय तेरे ही पास रुके हुए हैं। अब देखते हैं कि तू उनके पास जाती है या नहीं जाती, और तेरा कोई लोभ नहीं है ना तेरा कोई लाभ है, और उनके स्वागत की भेरी बज चुकी है। अब जाना तुझे है कि तू जाती है अथवा नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के काव्यों में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही मार्मिक वर्णन हम लोगों को मिलता है। बिल्कुल एक सूक्ष्म मार्मिकता के दर्शन अगर करने हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब एक दूसरे मैथिली शरण गुप्त जी की एक दूसरी रचना में पढ़ता हूँ, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला, भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन किया है, और फिर उनके मिलने पर जो प्रसन्नता हुई थी उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो श्री राम के साथ वनवास में थे और उर्मिला साकेत में अपने महल में थी। तो उन्होंने देखिए किस तरह से वर्णन किया है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, अर्थात जो लक्ष्मण हैं वो वनवास में हैं और जो उर्मिला हैं वो साकेत में महल में हैं, अयोध्या के पास। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग भरे क्या, प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरणवी हाथ हमारे, क्या न मरणवी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बणिक व्रती है रखती, जगती बणिक व्रती है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों का और खासतौर से भारती में ऐतिहासिक परिस्थितियों का उन्होंने वर्णन किया है। और यशोधरा और साकेत, यशोधरा हुआ, साकेत हुआ, पंचवटी हुआ, इनके माध्यम से उन्होंने धार्मिक विषयों पर जिन तक आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया था, अर्थात जो विषय उपेक्षित रहे थे, उनको मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी जी के मार्गदर्शन से, द्विवेदी जी उनके प्रेरणा स्रोत रहे थे इसमें, क्योंकि उन्होंने एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि जो उपेक्षित नारियां थीं या उर्मिला जो उपेक्षित थी, इस संबंध में एक लेख लिखा था जिससे वो प्रेरणा स्रोत बन गए थे। और एक दूसरे प्रेरणा स्रोत उनके रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी उपेक्षित नारियों के बारे में, जो नारियां उपेक्षित रह गई इतिहास में। तो उनका वर्णन करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त जी को जाता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं को राष्ट्रीयता और आत्मावलोकन
और प्राचीन काल के वैभव की वर्तमान युग के लोगों को जानकारी देना, ये सब उनकी रचनाओं के ऐसे स्रोत हैं जिनके इतनी आसानी से वर्णन नहीं किए जा सकते। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो के साथ, अगली हिंदी कवि श्रृंखला 7 के साथ हम लोग मिलते हैं।